हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं क्लास 8 का कक्षा 8वीं का अध्याय पहला जो है हमारे सामने वो क्या है यहाँ पर फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है फसलों का, जी हाँ बिल्कुल, फसलों का उत्पाद एवं प्रबंधन के बारे में चीज़ें जो है जानने वाले हैं। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक बार हम चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं भाई यहाँ पर चैप्टर का नाम में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर एक बार सभी देखो ध्यान से, फसल आप सभी जानते हो फसल क्या होता है, राइट। चलिए ठीक है। अच्छा, उत्पादन क्या होता है? उत्पादन बच्चे यानी कि पैदा करना है ना, उपजाना, यानी कि जो फसल होते हैं उसको उपजाना, किस तरह से हम उपजाते हैं और उसके बाद हम उसका प्रबंधन यानी कि उसको क्या नाम है, व्यवस्था किस तरह से करते हैं कि सभी लोगों तक फसल पहुंच पाए। फसल यानी कि जो वही जो अनाज जो हम खाते पाते हैं। ठीक है, आप समझ में आ रहे हो? यहाँ पर जो है कुछ फसल के मैंने यहाँ पर पिक्स डाल दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर जो इस चैप्टर का आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो। यहाँ पर जो आप टाइटल वीडियो देख रहे हो उस पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो बच्चों, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहाँ पर नोट्स के आगे एक ब्लू कलर का टिक होगा जिस पर क्लिक करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नोट्स मैंने यहाँ पर बनवा लिए हैं। ठीक है, बना लिए, बहुत ही हाई क्वालिटी का नोट्स है और मुझे लगता है कि इससे पहले किसी ने भी इस तरह से कुछ पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार पढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आता भी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले नोट्स में मैंने एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन करना था मुझे, क्या कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि सभी जीवों को भोजन की जरूरत होती है ना, सभी लोगों को भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, जब मैंने इस पॉइंट को एक बार पढ़ा तो मेरे मन में यार बहुत सारे डाउट उठे, जो कि मुझे लगता है आप सभी के अंदर भी ये डाउट होंगे, होने चाहिए, ये होंगे। पहला डाउट है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती ही क्यों है? ठीक है, तो इसलिए होती है क्योंकि हमें उसका किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा, ताकत चाहिए, है ना। अब उस ताकत को हम कहाँ से लाते हैं? खाएंगे तभी वो ताकत होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकल वाली क्वेश्चन है यहाँ पर। तो खाएंगे इसलिए हमें ताकत होगा, तभी इसलिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर भोजन चाहिए। सिंपल सी बात है, और सभी को भोजन तो चाहिए। अच्छा, ये भोजन कहाँ से आता है ये भी जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, भोजन किसी भी आदमी को, यानी कि जो हम मनुष्य लोग होते हैं, जंतु लोग होते हैं, उन्हें दो तरीके से ही भोजन मिलता है। दो तरीके, किस तरीके से भैया? दो तरीके से। या तो पौधों से, जो कि आपको पता भी है, पौधे खुद से ही भोजन उगाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना, खुद से ही भोजन उगाते हैं। ठीक है, या फिर हमें जंतुओं से, यानी कि हम मान लो मीट मच्छी मांस खाते हैं, इन सब से हमें भोजन खाना मिलता है। ठीक है, या फिर पौधों से मिलता है, हम खुद ही भोजन नहीं बना सकते। खैर, सब्जी बनाना, खाना बनाना वो एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी इस चीज़ की बात कर रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि हम जो सजीव हैं, ये भोजन पौधों से किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, यानी कि पौधों को हम किस तरह उगाते हैं, काटते हैं, फसलते हैं और किस तरह काट वाट के हमारे पास ये पहुंचता है। ठीक है, ये एक हम अच्छे से डीपली इसको जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही है, और इसके अलावा ये भी बताया हमें जंतुओं से किस प्रकार से पाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर का नाम ही है वो क्या है? फसल है। फसल का अब आपको पता तो होगा, जो यहाँ पर किसान उगाते हैं उसे फसल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन जरूर ही चाहिए होती है, जिससे कि आपको पेपर में नंबर मिल सके। तो डेफिनेशन में से भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या कि भैया फसल यहाँ पर क्या होता है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, अब मान लो किसी तरह का एक पौधा है, मान लो एक गेहूं का एक हमारे पास एक पौधा है। ठीक है, अगर एक पौधे को हम, एक कोई स्थान है, मान लो मेरा घर है। ठीक है, अगर उस पूरे घर में अगर मैं उसी तरह के पौधे बहुत सारे उगा दूं बड़े पैमाने पर, उससे भी बड़े पैमाने पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर फसल कह देंगे। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर यहाँ पर गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है, यानी कि सारे पौधे उसके अंदर कितने भी होंगे वो गेहूं के ही पौधे होंगे। ठीक है, धान की फसल है तो सारे जो पौधे होंगे वो सारे धान के ही पौधे होंगे। मेरी बात, मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। वैसे ही सेब, केला, अनार वगैरह पेड़ों की भी फसलें होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे यहाँ पर देखो ध्यान से, आपके सिलेबस में है क्या कि भोजन के आधार पर फसलों को दो भागों या वर्गों में बांटा जाता है। भोजन क्या नाम है, मौसम के आधार पर, सॉरी, मौसम के आधार पर, मौसम जिस तरह के होंगे उस भाई उसी तरह का तो हम फल वल उगाएंगे, हैं। ठीक है, तो उसको हम दो तरीके से बांटते हैं। एक तो हमारा है खरीफ फसल, एक क्या है हमारे पास, एक खरीफ फसल है और एक रबी फसल है। ठीक है, इन दोनों के बारे में जानते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पर ध्यान से देखना कि भैया खरीफ फसल क्या होता है। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। सिंपल सी बात है, और यह कब से कब तक होता है? ये जून से सितंबर तक होता है भैया, तब से जब तक बारिश होगी तभी तक तो ये फसल होगा ना। ठीक है, अच्छा, अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, धान है, मक्का है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलें हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी कि उसमें हम उसके बीजों को यहाँ पर जमीन में डालते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है यहाँ पर, रबी फसल। रबी फसल यानी कि शीत ऋतु। अब शीत ऋतु कौन सी होती है यहाँ पर?
अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं यहाँ पर रबी फसल कहते हैं। जिनमें कौन कौन से हैं, जिनमें यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ है, मटर है, सरसों आदि रबी फसल हैं। ठीक है, अब आपको बच्चे यहाँ पर याद कैसे रखा होगा कि फसल दो तरह के होते हैं। देखो यहाँ पर खरीफ फसल आपको समझ में आना चाहिए। खरीफ यानी कि खरीफ खराब, खरीफ खराब, खराब मौसम कब होता है, वर्षा ऋतु में। इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हो कि खरीफ फसल कौन सा है, वर्षा ऋतु वाला। और रबी फसल कौन सा है। अब देखो एक बात बताओ, आपको पता है रबी फसल होती है और खरीफ फसल होती है, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, खरीफ फसल ख से खरीफ, ख से खराब, खराब मौसम कब होता है भाई, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में, राइट। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, और जो बचा यानी कि शीत ऋतु और रबी फसल, तो ये दोनों एक कैटेगरी में यानी कि शीत ऋतु में रबी फसल होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था। अच्छा, अगला यहाँ पर आगे हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। अब हम बात करेंगे कि हम जो ये पौधे हैं, पौधे से हम एक अपना भोजन कैसे निकाल लाते हैं, किस तरह से हम कर पाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखना ध्यान से कि उसे हम कहते हैं कृषि पद्धति। कृषि पद्धति क्या होती है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, वे क्रियाकलाप या काम जो किसान खेती करने के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, कृषि पद्धति। यानी कि बुआई, जुताई, ये सब है ना, कटाई उटाई, फसलों को तैयार करना, काटना, पानी देना, खाद परवाद देना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, कृषि पद्धति है। अब देखो आगे हमारे पास जो यहाँ पर ये टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लगभग कुछ 60 टॉपिक है। उसमें हमारे पास ये बताया हुआ है बच्चे कि यहाँ पर जो है क्या नाम है, कृषि पद्धति के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं। पहला हमारे पास है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई है, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है, कटाई और भंडारण। चलिए ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल आगे हम डिटेल से जानेंगे, एग्जाम्पल भी जानेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बच्चों है मिट्टी तैयार करना। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा बच्चों कि किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी पौधा लगाने के पहले हमें भैया मिट्टी तो यहाँ पर ठीक करनी होगी, है ना। तो मिट्टी तैयार करना क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, मिट्टी को फसल करने के लायक बनाना, ठीक है। हम मिट्टी की जुताई, मिट्टी को समतल करना, मिट्टी को भुरभुरी करना आदि तरीकों से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मिट्टी तैयार करना सिंपल सा मतलब है मिट्टी को इस तरह से बनाना, इस तरह से रखना कि उसमें हम जब पौधा लगाएंगे तो पौधा उग सके, है ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा अगर हम जुताई करें, मिट्टी को ओला पोला करें। ओला पोला क्या होता है यहाँ पर देखो, मिट्टी को उलटना पुलटना, उलटना पुलटना या फिर पोला करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अच्छा, मिट्टी को समतल करना, मान लो कहीं ऊपर है, कहीं नीचे ऊंच खाल है ना, तो उसको हम समतल कर देते हैं, यानी समान करते हैं। मिट्टी को भुरभुरी करना, अब मान लो मिट्टी टाइट है तो उसमें हम क्या नाम है, बीज डालेंगे तो जब वो निकलने लगेगा, अपना पौधा बनने लगेगा, वो तो फिर यहाँ पर दमने लगेगा, है ना। इसलिए हम उसको भुरभुरी बनाते हैं ताकि उसमें थोड़ी हवा ववा भी जा सके, पानी वानी भी बड़े आसानी से जा सके। ठीक है, तो वह मिट्टी तैयार करने के लिए ना हम कुछ चीज़ों यानी कि कुछ औजारों का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, हल। हाथ से हल आपने क में पढ़े होगे बड़े आराम से, है ना। मैं थोड़ा भूल गया था यहाँ पर पिक्चर डालना, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चीज़ तो आप यहाँ पर जानते ही हो। ठीक है, कुदाली आप जानती हो, जब आपका घर बना होगा या बनने वाला होगा तो उसमें आप देखना एक क्या नाम है, मिट्टी कोड़ने के लिए, यहाँ पर मिट्टी गड्ढा करने के लिए एक कुदाली होती है। कल्टीवेटर एक बड़ी मशीन है जिसके अंदर ये कुदाली का और हल का काम होता है। ठीक है, अच्छा एक और इसके बाद हमारे पास मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर किसकी बात की, यहाँ पर जुताई के बारे में बात की। किसके बारे में यहाँ पर बात की, जुताई के बारे में। अच्छा, अभी जुताई क्या होता है वो भी हम एक बार यहाँ पर डिटेल से समझते हैं। जुताई होता क्या है, तो देखो यहाँ पर मिट्टी को उलटना पुलटना एवं पोला करना जुताई प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी को उलटना पुलटना और पोला करना, मिट्टी को उलटना पुलटना और पोला करना। देखो यहाँ पर समतल की बात नहीं कही है, मिट्टी को उलटना पोला यानी कि गड्ढे करना, खोदना, गड्ढे करना, खोदना, इधर उधर इधर उधर, ठीक है, जो ट्रैक्टर पर होते हैं, राइट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे तो यहाँ पर हमारे पास अब मिट्टी तो हमने तैयार कर दी, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम बीजों को तो डालेंगे तभी तो पौधा निकलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बुआई क्या होता है, बुआई हमारे पास सेकंड फॉर्म है, सेकंड चीज़ है जो कि यहाँ पर क्या है, बीजों को खेतों में बो देना, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बीजों को खेतों में बोने की इस प्रक्रिया में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भैया बीजों का हम चुनेंगे कैसे, है ना। चयन यानी कि बीजों का चयन होता है, यानी कि चुनना होता है बीजों को। भैया अच्छे बीज होंगे तभी तो हमारे पास फसल अच्छी होगी, है ना, हमें फायदा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब इसको बुनते क्या है, मतलब इसको चुनते कैसे, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, हम बीजों को एक बर्तन में रखते हैं, बर्तन में रख के पानी में, सिंपल सी बात मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, जो बीज होते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास छोटे छोटे बीज है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बर्तन में रखते हैं और उसमें जो है पानी वानी डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी देर रखेंगे ऐसे ही। अब जो से बीज यहाँ पर खोखले होंगे या टूटे
फूटे होंगे, क्षतिग्रस्त होंगे, जिनको चोट वोट लगी होगी, वो ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वो हल्के होंगे, राइट। और जो बच जाएंगे ना यहाँ पर नीचे, वो यहाँ पर होंगे मजबूत, यानी कि कहें स्वस्थ बीज, है ना, उनका हम अगर उपयोग करेंगे अपने खेतों में तो खेतों में अच्छी पैदावार होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, बीज बोने का भी एक तरीका होता है। देखो भैया, मान लो बड़े बड़े आपके पास खेत है, तो आप बीज कैसे बोओगे? ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि चलो हाथ से एक एक डालो, एक एक डालो, बंद करो, एक एक डालो, बंद करो, ऐसा थोड़ा ना होता है। यहाँ पर आप बड़े बड़े क्या नाम है, मशीनों का उपयोग करोगे, मशीनों का उपयोग करोगे, ठीक है ना। तो बीज बोने के यहाँ पर दो तरीके हैं, यहाँ पर फटाफट से पारंपरिक तरीका होता है, जो कि ये वाला कुछ उस तरह से होता है जिसमें हल होता है, और यहाँ पर एक क्या नाम है, हल की तरह ही होता है यहाँ पर एक ऐसा कुछ, और यहाँ से आगे बढ़ता है तो ऐसे खुरकता चला जाता है, और यहाँ से ये डालते हैं बीज, और उसको पैरों से या फिर एक ऊपर एक क्या नाम है ऊपर बांध कर यहाँ पर एक रस्सी रख देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ जो कि आती है, तो उसको समाट, यानी कि ऐसे मतलब क्या नाम है, मतलब उसको ढक देती है, ठीक है ना। बीज डालने के बाद उसको ढक देती है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर से ड्रिल है, यानी कि ये मशीन है जो कि ट्रैक्टर के पीछे भी लगा देते हैं हम, जिससे यहाँ पर खुरकती है, हम बीज डालते हैं फटाफट बंद कर देते हैं, एक लकड़ी यहाँ पर फंसा देते हैं, यहाँ पर बांध कर यहाँ पर इतनी दूर, जो कि यहाँ पर जब है पास आगे बढ़ती रहेगी और ये भी पास आता रहेगा, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर दबा देगा, राइट। चलिए ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे यहाँ पर क्या है, हमने बीज भी बो दिया, खेत भी तैयार कर लिया, बीज भी बो दिया, चलिए ठीक है। और उसमें हम खाद देंगे, यानी कि जैसे कि आप अभी छोटे हो, अभी बड़े हो रहे हो, तो आपको दूध खाना इन सब की ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अभी आप भी बढ़ रहे हो, ठीक है ना। उस तरह से यहाँ पर पौधों को भी यहाँ पर जरूरत होती है किसकी, यहाँ पर खाद एवं उर्वरक देने की। देखो खाद चीज अलग है और उर्वरक चीज अलग है, ठीक है ना। पहले यहाँ पर समझते हैं कि इन दोनों की जरूरत होती क्यों है। देखो यहाँ पर ध्यान से, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी कि ऐसा कुछ भी पदार्थ जो कि मिश्रण मिट्टी के पोषक तत्व। अब एक बात बता दो, मिट्टी में पोषण तत्व होगा, मिट्टी में ज़्यादा पोषण तत्व होंगे, जान होगी, तभी तो पौधे में भी ले पाएगा, पौधा भी उनसे लेकर अपनी ऊर्जा को भर पाएगा, है ना, अपने आप को बड़ा कर पाएगा, ठीक है। तो हमने जान लिया भैया, खाद उर्वरक देना मिट्टी में पोषण इस तरह को बनाए रखना या बढ़ाए रखना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि खाद और उर्वरक का डिफरेंस बताइए, है ना, अंतर बताइए, ठीक है। तो खाद एक अलग चीज़ है और उर्वरक एक अलग चीज़ है। यहाँ पर देखो डिफरेंस सबसे पहले यहाँ पर ये है कि यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से मैं समझाता हूँ अपने लैंग्वेज में, ये एक तरह का प्राकृतिक चीज़ होता है, यानी कि इसमें हम केमिकल नहीं डालते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, जो गोबर एवं पौधों के अवशेष, यानी कि पौधों के अवशेष, यानी कि लकड़ी मिट्टी विट्टी ये सब, लकड़ी पत्ते मिट्टी जड़ और गोबर, इन सबको जब हम आपस में मिलाकर सड़ा देते हैं गड्ढा खोद कर, उसमें जो है खाद बन जाता है अपने आप कुछ दिनों बाद, कुछ देरों बाद, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ उर्वरक जो है ये एक मानव निर्मित लवण है जो रासायनिक से बनाया जाता है, यानी कि हम इसमें केमिकल वगैरह डालते हैं। अब आपको पता होना चाहिए बच्चे, जो केमिकल होता है वो तो ना हमारे लिए सही होता है, चाहे किसी भी तरह का केमिकल हो, ना वो हमारे लिए सही होता है ना हमारे पास पौधों के लिए। क्यों? क्योंकि बाद में भैया हमें भी तो, हम भी तो वही खाएंगे, पौधे तो खाएंगे, यानी कि हमारे अंदर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगला चीज़ है यहाँ पर क्या कि खाद को जो है हम खेतों में बना देते हैं। खाद को जो है बड़े बड़े गड्ढे खोने जाते हैं, उसमें ये सब क्या नाम है गोबर क्या नाम है पौधे वौधे सब डालते हैं, तो उसमें अपशिष्ट होके यानी कि सड़ गल के बन जाता है। वैसे बदबू बहुत आती है ना खाद में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो ये फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, ये एक अंतर हो गया, ठीक है। जो दूसरी चीज़ कि इसमें पौधों की ज़रूरत के अनुसार लगभग सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चों कि पौधों को जिस ज़रूरत होती है उसके अनुसार खाद में वो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्योंकि देखो गोबर किससे होता है, गोबर कहाँ से होता है, गाय से। अब गाय क्या खाती है, वही पौधे तो खाती है, यानी कि पौधों से ही पौधों को लाभ मिलता है। ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है, ओके। और दूसरी तरह के और भी अपशिष्ट पौधे यानी कि टुकड़े उकड़े पौधे होते हैं, वो भी एक दूसरे पौधे को यहाँ पर जान देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो फैक्ट्रियों में क्या होता है यार, हमारे तरफ से होता है और हम कभी कभी कोई केमिकल रखते हैं, कोई कोई केमिकल नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीनी है, नमक है, नमक में से स्वाद अलग आएगा, चीनी में से स्वाद अलग आएगा, ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार का स्वाद यानी कि विशेष प्रकार का पोषक तत्व देता है, ठीक है। एक और यहाँ पर मेजर डिफरेंस है यहाँ पर क्या कि खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हमारी मदद करता है। अब देखो यहाँ पर जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी उपजाऊ होना, मतलब मिट्टी में वो पोषण तत्व पाए जाते हैं होना जो कि पौधों में और जिसका यूज़ होता है, सिंपल सी बात है, जिसका काम होता है पौधों में वो चीज़ वहाँ पर मिट्टी में होना, बस उसी को उपजाऊ कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि खाद और जो यहाँ पर जो यहाँ पर खाद गोबर होते हैं जो उससे बने होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में रखते हैं, यानी कि उसमें पोषक तत्व ऐसे रखते हैं जिससे कि एक नया पौधा उसमें से आसानी से उग सके, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है यहाँ पर बार बार इसके उपयोग से, किसके उपयोग से, उर्वरक के मिट्टी को में पौधे की क्षति और मिट्टी को क्षति दोनों होती है।
यहाँ पर पौधों को भी क्षति हो रही है और मिट्टी को भी क्षति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उस केमिकल डालने से मिट्टी में उपज की कमी हो रही है ना। मिट्टी अब ज़्यादा क्या नाम है पौधों को उगा नहीं पा रही है। ठीक है, हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझा है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिंचाई। सिंचाई क्या होता है, यहाँ पर निश्चित समय अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, भाई अब खेतों में पानी तो देना पड़ेगा, पानी सबको जरूरत होती है। हमने पोषण तत्व जो मिट्टी क्या नाम है पौधे के पोषण तत्व होते हैं वो तो उसने जमीन से ले लिए। हमने जमीन में भी पोषण तत्व जानने के लिए हमने खाद और उर्वरक डाल दिए, खाना तो पूरा हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर पानी के लिए हमें यहाँ पर सिंचाई करना होगा निश्चित समय बाद, यानी कि कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पर पानी भी देना होगा उनको निश्चित समय, यानी कि कुछ मेन मिनट। ऐसा तो है नहीं हर मतलब क्या नाम है हर दिन उसमें पानी डालते रहो या साल भर में डालो, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। एक टाइम बाद अगर उसे प्यास लगती है, वो कि हमें किसान भाइयों को पता होता है कि कितने टाइम बाद हमें पानी देना होता है। ठीक है, तो उसे वो पानी देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर सिंचाई कर देते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो सिंचाई बड़े बड़े पानी देने के भी उनको तरीके, ऐसा तो है नहीं गिलास में दे देंगे पतीला में दे देंगे, जग में दे देंगे है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बोतल में दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या होता है, मोट होता है, चैन पंप होता है, डिकली होता है और रहट होता है। मेरे ख्याल से जो यहाँ पर जो है मैंने फोटोज दिखा दी हैं, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मोट क्या होता है। देखो मोट ये होता है जिसमें क्या होता है कि एक ये रस्सी होता है जो कि एक आदमी जो है खींचता है। यहाँ पर एक आदमी होगा जो कि उसे खींच रहा होगा और छोड़ रहा होगा, और ये मटका इसके साथ लगा रहा है। जब ये ऊपर खींचता है तो ये मटके से यहाँ पर पानी गिरा देता है और वापस ये नीचे जाता है। कुछ इस तरह से इस प्रक्रिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर मोट कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होता है, दूसरी तरफ ये हमारे पास चेन पंप है। चेन पंप कौन सा, ये वाला है जिसमें ये वाली एक रस्सी जो ये भी एक आदमी ने पकड़ा होगा जो कि खींचता होगा और गिराता होगा। देखो यहाँ पर खींचने से क्या होता है, ये जो है यहाँ से पानी निकालता है और यहाँ पर गिरा देते हैं, पानी निकालता है यहाँ पर गिरा देते हैं, पानी निकालता है यहाँ पर गिराते हैं, यहाँ से पानी सीधा खेतों में। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं डिकली क्या होता है। डिकली ये चीज़ होती है, आप देख रहे पा रहे हो, डिकली में भी आदमी का ही यूज़ अपने आप से करते हैं। यहाँ पर भी कोई किसी तरह का मोटर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। हाँ, तो बच्चे एक और चीज़ आपको यहाँ पर किनारे दिख रही होगी, वो क्या यहाँ पर रहट रहट यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें हम अपना यूज़ ना करके यानी कि अपने ताकत का यूज़ ना करके यहाँ पर बैलों की वजह से यहाँ पर जानवरों से काम करवाते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं सिंचाई में। ठीक है, अच्छा लेकिन सिंचाई के आधुनिक तरीके जो है उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो यहाँ से, जिसमें हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं और ना खुद का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, मोटर्स का। इसका इस्तेमाल करते हैं मोटर्स का, जिसमें दो चीज़ें जो है आपके सिलेबस में है या आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। वो क्या है, यहाँ पर छिड़काव तंत्र है पहला, और दूसरा यहाँ पर क्या है, ड्रिप तंत्र। अच्छा ये किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। छिड़काव तंत्र जैसे आपको पता चल रहा है नाम से ही, छिड़काव तंत्र है एक छिड़कने वाला, कुछ इस तरह से काम करता है जिसमें क्या होता है, एक मोटर में होता है जिसमें एक पाइप नीचे से आ रही होती है और ये मोटर उसे खींचता है और इस पाइप में भेजता है। अब जब इस पाइप में आता है ये यहाँ से, ये बहुत सारी पाइपों में चला जाता है और यहाँ से ये ऊपर फव्वारा की तरह से निकलता है। ठीक है ना, आपने बहुत सारे पार्क में देखे होंगे या फिल्मों में देखा होगा, फव्वारे निकलते हैं, कुछ इसी तरह यहाँ पर भी होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर संभालता है मतलब कहीं ऊंचा है कहीं खाला है, मतलब कहीं आप समझ रहे हो ना, कहीं गड्ढे हैं कहीं ऊंचे हैं, तो इसके लिए ये कंफर्टेबल है क्योंकि हर तरफ तो ये क्या कर रहा है, मतलब पानी छिड़क रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, ड्रिप तंत्र। अच्छा ड्रिप तंत्र क्या होता है आप सबको यहाँ पर समझना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है यही सेम टू का सेम होता है, मोटर होता है उसे पाइप को खींचता है और यहाँ पर ये छिड़कता नहीं है, यहाँ पर ये क्या नाम है कैटेगरी इस नाली में छोड़ देता है और ये यहाँ से पूरी भर जाती है। अब जब ये भर जाएगी ना तो ये अपने आप यहाँ से यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर ये भर जाती है। और कभी कभी हमें इसको जो यहाँ पर गड्ढा थोड़ा सा करना पड़ता है जिससे कि अगली नाली में जा सके, अब अगली कतार में जा सके। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर जो है सिंचाई पानी वानी सब सारी चीज़ें दे चुकी हैं। अब हम क्या करें, यहाँ पर कुछ चीज़ें करने वाले हैं, यानी कि 5 चीज़ें करने वाले हैं। वो क्या है, यहाँ पर खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, तो कई खेतों में खेत में कई अनचाहे पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अनचाहे पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन अनचाहे पौधों को खरपतवार कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास यहाँ पर क्या है, गेहूं की खेती आप कर रहे हो। ठीक है, अगर उसमें कुछ और साग बथुआ उथुआ इस तरफ से मतलब और कुछ जंगली पौधे उग जाते हैं अपने आप, हम तो उगा नहीं रहे, अपने आप खुद उगने, हमने ना हमने दवाई डाला ना कुछ, अपने आप उग रहे, तो उसे हम क्या कह देंगे, यहाँ पर खरपतवार कह देते हैं। ठीक है, अब खरपतवार से सुरक्षा क्या क्यों होती है और क्यों होनी चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो यहाँ पर खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर निराई कहते हैं, यानी कि खेतों में निराई की ज़रूरत है, खरपतवार से सुरक्षा की ज़रूरत है। क्यों है, देखो यहाँ पर ध्यान से, मान लो हमारे पास क्या है, गेहूं का खेत है।
गेहूँ का खेत है, यानी कि उसमें सारे पौधे किसके हैं, गेहूँ के हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई बथुआ वथुआ या फिर और मान के चलो कोई जंगली मान लो उग जाते हैं, ठीक है, तो हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ना तो हमने उगाया, ठीक है। अब वो क्या करें, यहाँ पर देखो ध्यान से, वो हमारे लिए जहरीला भी हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं भई वो किस तरह का पौधा अपने आप ही उग गया, तो हो सकता है जहरीला हो हमारे साथ में। साथ-साथ वो ये भी करेगा, क्या करेगा कि आस-पास के जो यहाँ पर गेहूँ के पौधे लगे हुए हैं, मिट्टी में से उनका पोषक तत्व खींचने लगेगा। क्यों? क्योंकि भई इसको भी तो पोषण तत्व चाहिए ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि इसको भी पोषण तत्व क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो ये क्या करेगा कि आस-पास के पोषण तत्व खींचने लगेगा। अभी जब ये पोषण तत्व मिट्टी से खींचने लगेगा, तो भैया मिट्टी में हमें क्या क्या चीज़ होती है? मिट्टी में हमने क्या बो रखा है यहाँ पर, गेहूँ। अब गेहूँ के बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पोषण तत्व, जो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि किसने ले लिया यहाँ पर? खरपतवार ने उसे ले लिया है। तो उससे यहाँ पर गेहूँ को बढ़ने में, गेहूँ के पौधे बढ़ने में यहाँ पर उसको दिक्कत होगी। ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास ये फसलों में भी दिक्कत डालते हैं और हमारे को भी दिक्कत डालते हैं। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे निराई की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसका मैंने अभी आंसर दिया, क्योंकि ये ज़रूरी है। बिकॉज़ बिकॉज़ आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी में से पोषण तत्व ले लेते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें हम जिस जो कि हम पोषण तत्व हम डाले हुए होते हैं ना, क्योंकि उसका ज़रूरत कौन लेगा? गेहूँ के पौधे लेगा, लेकिन ये ले लेते हैं। ये गलत बात है भई, इसलिए हमें जो है निराई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? अगला पॉइंट यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से, वो क्या है यहाँ पर, कटाई। कटाई क्या होता है, किस तरह से होता है, वो यहाँ पर समझते हैं ध्यान से। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, फसल पक जाने मतलब यानी कि फसल को हमने उगाया, अब वो इतना लेवल तक बड़ा हो गया है कि अब हम उस जो है यहाँ पर उसका उपयोग करना होता है, यानी कि उसको काट कर, फटक कर, बीन कर या आटा-वाटा बनाकर उसे हमें उसका अपना यूज़ करना होता है। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, फसल पक जाना। ऐसा नहीं है कि आग लगी पक गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फसल पक जाना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो फसल पकना होता है बच्चे, ये एक फसल पकने में आमतौर पर लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ओके। अच्छा, फसल काटने के दौरान हमें जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। भई औज़ार हाथ से थोड़ी ना कटेगा वो, पागल हो क्या? हाथ से नहीं कटेगा ना, तो किसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे क्या कहते हैं भैया यहाँ पर, दराती और हार्वेस्टर। ठीक है? तो यहाँ पर दराती आप कुछ देख रहे हो, यहाँ पर इस तरह से होता है, जिसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट ध्यान से दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे ये लकड़ी का डंठल होता है, इसे हम पकड़ लेते हैं हाथ से, और यहाँ पर ये जो कुछ इस तरीके से होता है, फसल इसके अंदर रहती है और उसको हम ऐसे काट देते हैं। ठीक है? ध्यान रखें, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दाँतें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं। ठीक है? अच्छा, हार्वेस्टर क्या होता है? ये भी कुछ इसी तरह का मशीन होता है, लेकिन ये जो है बड़े किसानों को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास भाई ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा अमीर हैं भाई, और हम छोटे अमीर हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आगे यहाँ पर क्या है, वही काटी गई फसल के बीज या फिर दानों को भूसे से अलग करने की विधि को हम कहते हैं यहाँ पर थ्रेसिंग कहते हैं। देखो यहाँ पर 6ठी 7वीं क्लास में भी आपसे यहाँ पर थ्रेसिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, है ना, 5th चैप्टर पर। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर छोटी सी चीज़ है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लो हमने फसल को काट लिया। अब एक बात बता दो, उसके हम क्या खाएँगे? अब उसके दाने खाएँगे, है ना? गेहूँ के बीज ही तो खाएँगे, जो उसके दाने होते हैं उसको पीसेंगे, खाएँगे, है ना? तो यानी कि हमें सिर्फ़ वही चीज़ चाहिए। लेकिन यार उसके साथ तो उसके क्या नाम है, पत्ते, डंठल, ये सारी सारी चीज़ होती हैं, जिसको हम क्या हमें कहते हैं यहाँ पर, बच्चे भूसा कहते हैं। 1 मिनट, हाँ, भूसा कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम अलग-अलग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से। उस विधि को हम कहते हैं यहाँ पर थ्रेसिंग। किस तरह से करेंगे वो देखो यहाँ पर ध्यान से। हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, कि उन दोनों को हम ले लेंगे, ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। उनको छोटे-छोटे टुकड़े हो सके तो कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से मतलब किसी चीज़ में रखते हुए, थाली या किसी और परात-वरात वगैरह में रखते हुए, हम ऊपर से उसे गिराएँगे धीरे-धीरे। और यहाँ पर आप ये मशीन देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, फटक कर, यानी विनोइंग, ये एक तरह का मशीन है। कटी फसलों और दानों को अलग करने के लिए औज़ार जो है, हम इसका और इसका उपयोग करते हैं। बड़े मतलब जो किसान होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, अपने आप जो है अलग-अलग कर देता है, ठीक है। लेकिन जो थ्रेसिंग क्रिया है, थ्रेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें हमें इसका उपयोग करना मतलब इसका उपयोग होता है, या फिर नहीं भी होगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम ऊपर से दानों और भूसे को गिराते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि इसमें से हवा भी निकलती है, इसमें से हवा निकलती है, और एक आदमी की जो क्या होगा, यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ से ऊपर से यहाँ पर इसको गिरा रहा होगा हाथों से इसके सामने, जिससे क्या होगा कि जो हवा आएगी उसको धक्का मारेगी। अब जो यहाँ पर हल्की चीज़ है उसको यहाँ पर दूर तक उड़ा ले जाएगी और यहाँ पर गिरा देगी, ठीक है। अब जो भारी चीज़ें उनको ज़्यादा तो दूर तक उड़ा नहीं पाएगा, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ले जाती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, भूसे तो यहाँ पर आ गए हैं और दाने यहाँ पर, तो इस तरह से आप जो यहाँ पर कुछ निकाल सकते हो। पुराने ज़माने में क्या होता है, जब यहाँ इस तरह की मशीन नहीं होती थी बच्चे, तो हवा के हिसाब से होता था, भैया जिस तरफ से हवा है उस तरह से हम जो है, और हवा की प्रतिशत किया जाता था कि मतलब जिस तरफ से पवन चल रहे हैं उसी तरफ से देखा जाएगा, ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास एक आखिरी टॉपिक आ चुका है, मतलब यानी कि 7वां भाग आ चुका है, वो क्या है यहाँ पर, भंडारण। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया भैया, मिट्टी तैयार की, है ना, उसमें बीज वीज बोया हमने, खाद वाद दिया, सिंचाई की, और उसको काट भी लिया हमने, वगैरह वगैरह बहुत सारी
चीज़ें की, ठीक है? और अब हम यहाँ पर जो है अब उसको इकट्ठा भी तो करेंगे तभी तो खाएँगे। एक-एक दाने चुनते हुए थोड़ा ना भटकेंगे कबूतरों की तरह। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि किसान अपनी फसल को उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों और धातु के बड़े पात्रों में करता है। अब आपको पता भी है भंडारण क्या होता है, यहाँ पर इकट्ठा करना, भंडार करना, है ना? तो अभी किसान किस तरह से करता है? किसान अपने फसल का उत्पादन का भंडारण जूट के बोरे यानी कि जूट के एक तरह से एक बोरे होते हैं जो कि गर्म होते हैं और क्या नाम है बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है? तो बड़े-बड़े बोरों में करता है और धातुओं के बड़े-बड़े पात्रों में यानी कि बर्तनों में करता है। यानी कि परात हो गया, है ना? टीन टाइप का हो गया, इस तरह की चीज़ों में करता है। ठीक है? लेकिन अ, बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण को साइलो में मतलब रखते हैं उसे साइलो में। अब देखो साइलो क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। साइलो में क्या होता है, यहाँ पर एक बड़े-बड़े गोल-गोल यहाँ पे चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो है भंडारण रखना होता है। क्योंकि एक बात बता दूँ यहाँ पर ध्यान से, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अ, हाँ, हमें एक बात बताओ कि किसान कुछ ही हैं, कुछ ही जगह है हमारे पास, लेकिन एक बात बताओ जो लोग हैं पूरे इंडिया में बहुत सारे खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, उनके उगाने के लिए, उन्हें खाना पहुँचाने के लिए वहाँ तक हमें एक अ, नियमित तौर से यानी कि हमेशा फसल उगाने की ज़रूरत है। अगर मान लो कोई किसान फसल ही नहीं उगा रहा तो अगला आदमी खाएगा कैसे? उसे ना कहीं से तो कहीं से चाहिए और मान लो उसने फसल बनाना बंद कर दिया या रोक दिया कुछ दिनों के लिए, तो फसल महँगी होने लगेगी। समझ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप मेरे ख़्याल से। तो इस पूरे जनसंख्या को बनाए रखने के लिए या फिर कहें लोगों तक खाना पहुँचाने के लिए हमें एक उचित मतलब उचित यानी कि बड़े अच्छे क्वालिटी टाइप का एक प्रबंधन और उपचारने का एक तरीका हमें चाहिए, ठीक है ना? सरकार को भी इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि किसान भाइयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रेरित करें इन सब चीज़ों के लिए। फिलहाल आप यहाँ पर देखो ध्यान से लेकिन बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों में होता है, यानी कि बड़े-बड़े पात्र होते हैं, ये भी इसमें जो है साइलों में होता है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आखिरी टॉपिक मैंने आपको बताया था ना भोजन हमें किस प्रकार से मिलता है पौधों से और जंतुओं से। तो पौधों के बारे में तो हमने सारे जान लिया कि भई पौधों से हम किस तरह से उगाते हैं, क्या-क्या करते हैं और फिर हमारे पास ये भोजन आता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो जंतु है ना, कौन से भैया ये जो जंतु से हमें जो यहाँ पर भोजन मिलते हैं, 1 मिनट, हाँ, ये जो जंतुओं से भोजन हमें मिलते हैं, ये किस तरह से मिलता है? तो वो आप यहाँ पर देखो ध्यान से कि क्या होता है ना कि जिस तरह से हमने जो यहाँ पे फसल उत्पादन के लिए कृषि पद्धति यानी कि बहुत सारे चरण हमने किए यानी कि फसल बोया, बीजों का चयन किया, निराई की, पानी दिया, खाद दिया, कटाई किया, भंडारण किया, इस तरह से बहुत सारे काम किए, लगभग 7 चीज़ें काम की मेन। ठीक इसी तरह जंतुओं से भोजन पाने के लिए हमें क्या करना होगा भैया, जंतुओं का ज़्यादा से ज़्यादा आवास अच्छे से रखना होगा, देखभाल करना होगा, भोजन उनका देख-रेख करनी होगी। मान लो क्या नाम है, जिस तरह से हम क्या नाम है पौधों की रखवाली नहीं करेंगे, पौधों को देख-रेख नहीं करेंगे तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? उचित प्रकार का खाना कहाँ से मिलेगा? ठीक उसी तरह यहाँ पर जो है हम पौधों का अगर मान लो जानवरों का रखवाली नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो बच्चे हमें खाना कहाँ से मिलेगा? अब देखो अगर हम इसी चीज़ को बड़े पैमाने पे करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर पशु पालन कहते हैं। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पशुपालन होता क्या है? तो देखो यहाँ पर पशुओं का पशुओं का उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। अब जब इसी को हम बड़े पैमाने पर करते हैं या बड़े बड़े तौर पर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर पशुपालन कहते हैं, यानी कि पशुओं की देख-रेख, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कि मान सकते हो आप जो यहाँ पर समुद्री इलाके होते हैं उनमें मच्छी जो है यानी कि मछली जो है वो एक मुख्य खाना पदार्थ होती है क्योंकि वहाँ पर वो अवेलेबल होती है, वहाँ पर वो मिलती है, सिंपल सी बात है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमें भोजन मिल पाते हैं पौधों से और जंतुओं से। तो बच्चे कुछ इस प्रकार से मैंने आप सभी को यहाँ पर जो है पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। आई होप कि मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं होगा। अगर है तो कृपया कमेंट करें, मैं देखता हूँ क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या नहीं, वगैरह। तो यहाँ पर आपकी एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप जो है यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ और यहाँ पर इस वीडियो के जो यहाँ पर नोट्स हैं उनको डाउनलोड करें क्योंकि मैंने हाई क्वालिटी का नोट बनाने की कोशिश की है। और ऐसे अगर आप वीडियोस चाहते हैं स्पीकिंग क्लासेस चैनल पर, बेसिकली मैंने जो स्पीकिंग क्लासेस चैनल बना रखा है ना, ये मैंने 6 to 8 क्लास के मैथ्स और साइंस इन सब चीज़ों पर बना रखा है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अगर देखना चाहते हैं इस तरह का वीडियो या फिर 8 क्लास में है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पर जाके प्रेस करें क्योंकि इससे जो आपके नई वीडियो और अच्छी वीडियो आप सभी तक मिलते रहेगी। तो बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।